नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका जीव विज्ञान का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हमने जाना था कि विज्ञान क्या है। वी धन ज्ञान अर्थात किसी चीज का वी फॉर विशिष्ट या विशेष या स्पेसिफिक ज्ञान अर्थात नॉलेज होना ही, किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान होना या स्पेसिफिक नॉलेज होना ही उस विज्ञान कहलाता है। उसकी हमने बहुत सारी शाखाएं होती हैं, मगर हमने 3 शाखाओं को देखा: भौतिक जगत विज्ञान, रसायन जगत विज्ञान और आपका बायोलॉजी जीव जगत विज्ञान देखा हमने। फिर सर हम जीव जगत विज्ञान में हम पढ़े सर कि जो उसके 3 शाखाएं होती हैं: प्राणी जगत विज्ञान, प्राणी या जंतु जगत विज्ञान, वनस्पति जगत विज्ञान और आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव जगत विज्ञान। उसमें सर हम पढ़े कि वनस्पति जगत विज्ञान के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। सर आपके प्राणी जगत विज्ञान के जो फादर अरस्तु हैं, बायोलॉजी के भी जो फादर है सर वो अरस्तु हैं। और आपका जो सर सूक्ष्म जगत विज्ञान या आपका जो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो सर आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक, तो बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी के फादर आपके अरस्तु एरिस्टोटल और आपके जो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, चलिए इतना पढ़ने के पश्चात लास्ट क्लास आपका रिवीजन हो गया और आप फादर चित्र भी देख रहे हैं कि अरिस्टोटल अरस्तु कौन है। ठीक, और ये सब चीज़। ठीक, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान वाले कौन है और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है। चलिए इसके पश्चात अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो बताना है वो बताता हूँ मैं। ठीक, अब हम बायोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में भी हम सबसे पहले आ रहे हैं आपका जीव विज्ञान की ओर। ठीक, तो जीव विज्ञान में हम आएंगे। जीव विज्ञान भी बायोलॉजी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, थक गया हूँ तो। चलिए आइए, आपको सबसे पहले जीव विज्ञान आप देखिए तो जीव विज्ञान। ठीक, तो जीव विज्ञान ये आपका बायोलॉजी। ठीक, हो गया सर। बायोलॉजी जो शब्द दिया था सर ये L&T लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था। लेमार्क फ्रांस के थे, ट्रेवेरिनस आपके सर जर्मनी के थे, 1802 में दिए थे, याद करवा दिए हैं सर। फादर ऑफ बायोलॉजी सर वो भी अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो भी सर आपके अरस्तु हैं। ठीक, फादर ऑफ जो बॉटनी है वो थियोफ्रेस्टस हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपके सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक, इसके पश्चात आप जो बायोलॉजी हैं इसको आप 2 क्रम में तोड़ेंगे। ठीक, 2 क्रम कैसे होगा मैं आपको बताया था। किसी भी चीज का एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान, एक चीज किसी चीज का एक अप्लाइड या प्रैक्टिकल ज्ञान। ठीक, तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे कि पहले लिखेंगे इसको 2 हिस्से में बांटेंगे हम। तो 2 हिस्से में लिखेंगे, जब आप बांटेंगे क्या लिखेंगे सर? एक है आपका बेसिक बायोलॉजी, बायोलॉजी, और दूसरा जो होगा सर आपका वो होगा आपका अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। मैं लोगों को एकदम जीरो से लेकर के चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत डाउट मत हो। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मेरे बाद आप भी अपने क्लासेस में अपने दोस्तों के बीच आप उनको पूरा एकदम एक टीचर की भांति पढ़ा पाएंगे। इस तरीके से आपको पूरी एक चीज पढ़ा रहा हूं, तो रेडी हो जाइए। कॉपी किताब मत रखिए हाथ में, क्योंकि रखना पड़ेगा ही नहीं, मैं समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगा सब आपको और क्लास में याद हो जाएगा। इतने बार मैं रिपीट करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो जरूर आपको क्लास में याद हो जाता होगा। ठीक है, चलिए याद करने के लिए ट्रिक भी बताता हूं मैं। ठीक, तो जैसे अरस्तु, तो जंतु में तू आ रहा है, अरस्तु में तू आ रहा है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए, है ना। वनस्पति में आ रहा है तो थियोफ्रेस्टस में भी सस आता है, थियोफ्रेस्टस, याद हो गया? हाँ सर, तो वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफ्रेस्टस। ठीक, और माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम ही इतना स्पेशल है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हॉक। ठीक, तो सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी और वॉक, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो और वॉक। ठीक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो माइक्रो के हॉक, माइक्रोहॉक हो गया। चलिए जिसको आप लिखेंगे, इसको आप जानते हैं मौलिक जीव विज्ञान। ठीक, और आप जिसको जानते हैं अप्लाइड वाले को अनुप्रयोगिक, अनुप्रयोग माने प्रायोगिक रूप में, अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान।
ठीक, हाँ सर। बेसिक बायोलॉजी मौलिक जीव विज्ञान, अप्लाइड बायोलॉजी अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। दोनों में अंतर क्या है सर? सर दोनों में अंतर ये है कि किसी चीज का या जैसे मैंने वनस्पति विज्ञान पढ़ लिया, ठीक, वनस्पति विज्ञान पढ़ा, ये उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया कि पेड़ पौधों के अंदर का सेल ऐसे होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सेल्यूलोज की उसकी जो बाहर की छाल सेल्यूलोज की बनी होती है, उसमें ऐसे पानी ऊपर चलता है चढ़ता है, ऐसे खनिज आता है, उनमें ये हार्मोन्स होते हैं, वो होते हैं, ये सब चीज़ हमने जो पढ़ा ये हो गया इनका सैद्धांतिक ज्ञान। अब उसी वनस्पति विज्ञान को अगर मैं प्रैक्टिकली ले जा करके मैं खुद एक तो गार्डन लगाऊं पेड़ पौधों का, वहाँ पेड़ पौधों को उगाऊं, उस नॉलेज को जिसको मैंने पढ़ा है कि जिब्रेलिन से पेड़ बहुत बड़े होते हैं, तो जिब्रेलिन हार्मोन का उनको इंजेक्शन दे रहा हूँ अपने पेड़ों को कि इस तापमान में पेड़ पौधे पड़ते हैं, वो तापमान वहाँ जनरेट कर रहा हूँ, खुद से खेती कर रहा हूँ, खुद से बागानी कर रहा हूँ, तो वो जगह अनुप्रयोगी ज्ञान। अब आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। सर हम जो पढ़ते हैं ज्ञान लेते हैं वो सर आपका बेसिक है, मौलिक जीव विज्ञान है, और जो पढ़ा हुआ ज्ञान उसका जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं सर वो आपको क्या हो जाएगा सर? अनुप्रयोगिक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हाँ सर मैंने अगर पूरा एग्रीकल्चर पढ़ा, सर मैंने पूरा बॉटनी पढ़ा, उस बॉटनी के पढ़े हुए ज्ञान का यूज़ करके अगर मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, है ना, फार्मिंग कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो आपका सर जो पढ़ा मैंने उसके बारे में वो आपका सर हो जाएगा बेसिक या मौलिक में। और जो आपका सर अपने जो खेती की खुद सर उसको अप्लाई कर दिया सर खुद सर, जो वो हो जाएगा आपका अनुप्रयोगिक में। ठीक, इसलिए हो गया क्योंकि हम उसको पढ़े रहे हैं बेसिकली, जिस चीज़ को बेसिक ज्ञान हो रहा है इसलिए उसको बेसिक बायोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ क्योंकि उस ज्ञान को हम अप्लाई कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए अप्लाइड ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हाँ सर। आइए देखते हैं हम इसके अंदर तीनों के अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर वही है जो आपको पीछे बताया था, 3 इसकी शाखाएं। ठीक ठीक, जीव, वनस्पति और आपका सूक्ष्म जीव। ठीक, याद रखेंगे। तो जीव या प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान अर्थात आपका बॉटनी, और सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात आपका माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, ठीक है सर। मगर अप्लाइड में क्या क्या आ जाएगा? देखिए इन सब से जो आप नॉलेज लेंगे उसी चीज को आप यूज करेंगे। कृषि विज्ञान में जो वनस्पति से आपने ज्ञान लिया उसको आप कृषि विज्ञान में लगा दिए, तो कृषि विज्ञान। ठीक, फिर आपका चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। ठीक, फिर आपका पशु चिकित्सा विज्ञान, जैसे एक डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस की जब डिग्री करने जाता है तो वहाँ पे पुस्तकों से, कॉपी से, किताबों से प्रैक्टिकली सब चीज़ को पढ़ता है, और उसके पश्चात फिर वो आपके ऊपर आकर जब अपना क्लिनिक खोलता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो प्रैक्टिकली उस ज्ञान को अप्लाई करके आपका इलाज करता है कि हाँ मैंने पढ़ा था कि अगर नाड़ी इतने बार धड़क रही है, 102 बार धड़क रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है, उसका दिल का धड़कन ज़्यादा है, मतलब घबराया हुआ है, तो सब जो अप्लाई करके फिर घबराया हुआ, बहुत ज़्यादा घबराहट है, तो घबराहट कम करने का दवाई ये पढ़ा था मैंने, तो वही फार्मूला वाला दवाई इसको देना है। तो जो पढ़ा वो हो गया उसका मौलिक ज्ञान, और जो आपको उस चीज को पढ़ के आपको चेक कर रहा है, उस चेक करके आपको जो दवाई दे रहा है उसके इलाज के लिए, वो गया आपको उसका अनुप्रयोगी की अप्लाइड ज्ञान। ठीक, अंदर समझ गए होंगे अभी तक आप दोनों में? हाँ सर। और है आपका औषधि विज्ञान, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ सब, तो किसी चीज़ का समझ होना चाहिए। पढ़ाने वाले तो बहुत है मार्केट में, पढ़ा के सब चल जाते हैं, मगर जब तक आपको समझ ही नहीं उस चीज़ के बारे में, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, इसलिए हमारे बच्चों का आधार बेस कमजोर होता है ना, इसलिए उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता है। जब वो समझ पाएंगे कि हाँ सर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब जब पढ़ेंगे तब देखेंगे सर हमारे स्टमक ऐसे ऐसे काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे काम करता है, तो उसके लिए क्या चीज़ खाना सही है, क्या चीज़ खाना सही नहीं है। तो जब आप पढ़े
वो आपका हो गया बेसिक ज्ञान। अब क्या खाएंगे तो स्टमक में जाएगा तो पेट के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, हो गया आपका अप्लाइड ज्ञान, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ों को समझना जरूरी है। जबकि हमारे यहाँ क्या ना कि ये विज्ञान जो है ना एक सब्जेक्ट बना दिए हैं, जो टीचर मार्केट में है इसको सब्जेक्ट विषय बना दिए हैं। पढ़ो लिखो जाओ नंबर लाओ पास हो फेल हो। भाई ये सब्जेक्ट विषय नहीं है, ये आपका जीवन ही है। और जैसे आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि हर दिन रात में सो रहा हूँ तो हर दिन उठना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, नाचना है, गाना है। तो वैसे ये भी सब चीज़ आपको प्रैक्टिकली आपके आसपास ही है, तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, इसको सब पता होना चाहिए आपको। इसलिए इसको विषय सब्जेक्ट के रूप में मत देखिए, इसको दैनिक जीवन के रूप में देखिए कि हाँ यार दैनिक जीवन में यूज होता है, तो पता होना चाहिए कि भाई दूध में जो है लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए उसमें दही जब बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो सर उसको दही में कन्वर्ट कर देता है, तो लैक्टिक एसिड से और इसलिए जो हम मांसपेशियों में जब हमको दर्द होता है वो भी वहाँ भी सर लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। तो कहेंगे दूध से लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में आ रहा है। इस तरह के सब प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ना, सब आपको समझ में आ जाएगा कि मांसपेशियों में दर्द किसकी वजह से होता है। आपको ऑप्शन देता है लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ऐसा करके दे देगा घुमा के, है ना। ये आपका कुछ भी लिख के दे देगा तो आप घूम जाते हैं। तो भाई तो रटना क्यों है, आप प्रैक्टिकली समझिए ना। तो बस वही वाली बात है। ठीक, चलिए औषधि विज्ञान हो गया। औषधि विज्ञान, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को जब मैं उस स्तर पर जाकर पढ़ाना चाह रहा हूँ तो आप लोग मेरा मनोबल नहीं तोड़ेंगे और उसी स्तर पर जाके पढ़ेंगे। देखिए कई बार बच्चों की बहुत बड़ी गलती है, बच्चे खुद ही नहीं पढ़ना चाहते इतने अच्छे तरीके से। सर मेरे को 50 क्वेश्चन लिखाओ, 50 में से 5 आना चाहिए, मेरे को वही पढ़ना है। वो 50 में से 5 एक एग्जाम में फंस भी है, और उसके अलावा आने वाला और जो 500 एग्जाम आपको देने हैं वो सब में उस 50 में से फंसेंगे, जरूरी नहीं है। और कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ऐसा क्वेश्चन आपको लिख के दे सके। ठीक है, और अगर लिख के देगा भी तो वो भी इन्हीं चीज़ों को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे देगा, अर्थात वो सभी चीज़ों को दे देगा भर के आपके पास, जिससे आपका लाखों में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लाखों क्वेश्चन याद कर सकते हैं नहीं ना। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए जैसे आपको ये रटना पड़ता है क्या, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, रटना पड़ता है नहीं ना, क्योंकि आपको इतने बार प्रैक्टिस कर लिया आप उसका, बचपन में इतने बार आपको स्केल से मार मार के पढ़ाया गया, रटा दिया गया, है ना। आपके सामने दिखा है एप्पल ही होता है, बॉल ही होता है, इसलिए आप तुरंत कनेक्ट भी कर लिए बच्चे होकर के। इसलिए उसमें वैसी वैसी चीज़ों को रखा भी गया है जो बच्चों के आसपास दिखते हैं उनको, है ना। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसका भी। कृषि विज्ञान को लिखिए एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। ठीक, चिकित्सा शास्त्र को लिखिए मेडिसिन, पशु चिकित्सा को लिखिए वेटरिनरी, वेटरिनरी साइंस, वेटरिनरी साइंस। और औषधि विज्ञान को लिखिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ठीक, तो अब देख लेंगे सर कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटरिनरी साइंस, औषधि विज्ञान, फार्माकोलॉजी। ठीक हो गया, फार्माकोलॉजी। तो इतना आपको देखना है कि सर हाँ अब हमको इतना स्पष्ट हो गया कि बेसिक बायोलॉजी, बेसिक नॉलेज क्या होता है, उसका अप्लाइड नॉलेज क्या होता है। ठीक, तो अभी हम और आप जो पढ़ेंगे वो हम इसका बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, और इसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप जीवन में अपने आसपास अप्लाई होते हुए देख लेंगे, तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो हमको देखने मिलेगा वो हमको ये देखने मिलता है कि हाँ सर पशु चिकित्सा लिखा, तो जब कुत्ता बीमार हो गया तो उसको हम सर पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं, उसको इंजेक्शन लगाता है, इलाज कराता है, तो हाँ सर प्रैक्टिकली वो दिखता है। यहाँ पे ये जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये आपको प्रैक्टिकली दिखेगा नहीं, मगर इसके आधार पर जो ज्ञान पैदा हो, उस ज्ञान से जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखेगा वो आपके दैनिक जीवन में यहाँ पे दिखता है। ठीक, तो आपका सैद्धांतिक ज्ञान है, ये आपका प्रैक्टिकल ज्ञान है, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम आते हैं आपके किस तरह हम आपको सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे उसमें आपको बॉडी वन पढ़ेंगे हम। हाँ सर, तो बॉडी सर ना, चलिए अब बॉडी बहुत ही गजब चीज़ बनाया भगवान ने। ऐसे तो मुझे सही मायने में सबसे पहले आपको सेल पढ़ाना चाहिए, सेल के बाद फिर आपको सब चीज़ पढ़ाना क्रमबद्ध तरीके से, मगर अगर मैं वैसे पढ़ाने लग गया जो रियल में सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस, तो बच्चे आज ही छोड़ के भाग जाएंगे और एकदम पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले एक टीचर का फर्ज ये होता है कि बच्चे को एक बार इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में पैदा कर दिया जाए, जो उसको समझने में, पढ़ने में मजा आए, जिससे बच्चे अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, ज़्यादा जोड़ पाए।
वैसे सब्जेक्ट को पहले पढ़ाना चाहिए, वैसे टॉपिक को पहले पढ़ाना चाहिए। फिर जब पूरा टॉपिक पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा, या लास्ट में आप समझा ही देंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा क्रम है, ये क्रम है, इसको आगे पीछे जमा लीजिए। ठीक, चलिए आज आपको मैं जेड फॉर जेब्रा बोलूँ, ए फॉर एप्पल, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि जेड फॉर जेब्रा लास्ट में, ए फॉर एप्पल पहले, बस वैसे ही है। और मैं आपको पहले एप्पल पढ़ा रहा हूँ तो भाई क्योंकि एप्पल आपको आसानी से दिख रहा है, जेब्रा लास्ट में आसानी से नहीं दिखता, इसलिए वहाँ जेब्रा लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे ही समझिए जो आसानी से आपको दिखता है, जिसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपका खुद का शरीर जो आपके पास हमेशा आपके पास हाजिर है, इसलिए सबसे पहले हम ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक, चलिए तो सिलेबस में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक, ठीक, ये पूरा एप्स बना दिए अपन, ठीक है, फाइलों के लिए। ठीक, चलिए जब ये बना दिए तो आपको दिख रही है ह्यूमन बॉडी है सर, ठीक है सर। हम सबसे पहले अध्ययन कर लेंगे आपका, सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करेंगे। प्राणी जगत विज्ञान में सबसे पहले हम इंसानों को पकड़ते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं सर, ये पूरा जो बॉडी बन क्या है ना, ये अलग अलग अंग से बना है, आपको दिख रहा है सर? हाँ सर, अलग अलग बॉडी पार्ट से बना है, जैसे हाथ पैर ये सब चीज़। तो इसमें आप सबसे पहले जो देखेंगे जो सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं सर? सेल मतलब होता है सर आपका देखेंगे कोशिका। ठीक, तो आपको समझाता हूँ फिर लिखा दूंगा मैं सर। सबसे पहले आप देखेंगे सर सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर कोशिका बनती है सर आपका। ठीक, सेल तो मतलब वही होता है आपका सर, सेल मतलब कोशिका होती है, कोशिका। बहुत सारे सेल से या कोशिका से मिलकर आपका बनता है टिश्यू या ऊतक। ठीक, बहुत सारे ऊतक से मिलकर बनता है आपका, समझिए, अंग। बहुत सारे अंग से मिलकर बनता है आपका सिस्टम या तंत्र, सिस्टम या आपका तंत्र। और बहुत सारे तंत्र से मिलकर आपका बनता है बॉडी या आपका शरीर। ये सही मैंने जो क्रम हो लिखवा देंगे जब आपको सेल हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं आप समझाने के फिलहाल कि देखिए आपको दिख रहा है कि मेरे जो ह्यूमन बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। कैसे सिस्टम लगे हुए हैं कि मैंने जो खाना खाया, तो जो मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक, मुंह से खाने चालू, पाचन चालू हुआ। पाचन सबसे पहले कहाँ चालू होता है? तो किसी भी खाने का पाचन उसके मुंह से चालू हो जाता है। आपको लगता है पेट में जाने का पच रहा है, नहीं, पाचन की क्रिया मुंह से ही चालू हो जाती है। ये भी आपको नया तथ्य पता चला, क्वेश्चन बनता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से चालू होती है? स्टमक से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, माउथ से। तो अधिकतर बच्चे उसको स्टमक या पेट से मार देते हैं, मगर माउथ से होती है। पहला क्वेश्चन यही बना आपका। हाँ सर, तो याद रखेंगे मुंह से होता है। तो जो मैं खाना खाया वो मेरे आहार नाल से, आहार नाल जिसमें आहार की नली जो बनी है उससे मेरे स्टमक में गया, वो स्टमक में वो पचा 3-4 घंटे वहाँ रह करके, फिर वहाँ से छोटी आंत में गया, उसमें कुछ जो एंजाइम आके मिले, फिर उसका पाचन किए, फिर वहाँ से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आया, बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल गया। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये मेरा पाचन तंत्र है। क्या है आपका सर? पाचन तंत्र। जैसे हल्के सर सिस्टम तंत्र अर्थात तंत्र, तंत्र है मतलब सिस्टम है। तो यहाँ मैं किसका बात कर रहा हूँ? पाचन तंत्र का, मान लीजिए। ठीक, तो ये मैं सर यहाँ पे पाचन तंत्र का आपको बात बता दिया। ठीक, तो ऐसी बहुत सारे तंत्र है। कैसे सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र कि मैं जो नाक से सांस लिया मेरे फेफड़ों में जा रहे हैं, फेफड़ों से वो ऑक्सीजन मेरे खून के माध्यम से मेरे शरीर के हर अंगों में पहुंच रही है, अंग के पूरे कोशिकाओं में पहुंच रही है। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको वापस मेरा खून लेकर के आ रहा है, मेरे फेफड़ों को दे रहा है, फेफड़ा फिर उसको ऐसे संकुचित हो रहा है और मेरे नाक से बाहर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा चले किस में आ गया सर? आपको दिखेंगे आपकी सर श्वसन तंत्र में आ गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया। ठीक, श्वसन तंत्र, ठीक, श्वसन तंत्र में आ गया। फिर से आपका नर्वस सिस्टम, सर जो मैं सोच पा रहा हूँ, जो मैं एक चीज़ हर चीज़ कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, सब चीज़ है ना, तो मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ जो तंत्र है पूरा, कुछ चीज़ में काटा करता है तुरंत मेरा हाथ वापस जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो वो है वो नर्वस सिस्टम या नर्वस तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो गया वो।
ऐसे बहुत सारे तंत्रों से मिल करके ही मेरा क्या बना है सर, बहुत सारे तंत्रों से मिलकर आपका बॉडी बनता है। तो आप देख रहे हैं ना कि हाँ सर मेरे पाचन तंत्र, सर मेरे जो तंत्रिका तंत्र है, सर मेरे श्वसन तंत्र, सर मेरे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि आपने जो पानी पिया भाई उसमें वो पानी जाकर जो यूज़ करना था बॉडी यूज़ किया, उसमें फिर जो भी अपशिष्ट थे यूरिया मिले, फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र में आ गया। तो हाँ सर वो एक तंत्र है। वैसे अलग अलग बहुत सारे तंत्र मेरे बॉडी में है, उन सब तंत्रों से मिलकर मेरा बॉडी बना है। तो हाँ सर आपको बॉडी क्या होगी अब तो पता चल गया, पूरा ह्यूमन बॉडी और कौन कौन से तंत्र होते हैं आप यहाँ समझा दिए, ठीक है। ठीक, फिर बताया कि सर अंग, अंग कैसे, कि देखिए मेरे जो पाचन तंत्र उसमें मेरा माउथ आया, माउथ में दांत, मेरे जीभ सब आए, मेरा जो आहार नाल है वो आया तो वो एक अंग है। फिर मेरा जो स्टमक आया, मेरी छोटी आंत आई, मेरी बड़ी आंत आई, है ना। तो ये सब चीज किसमें मेरे अंग हो गए। तो हाँ सर अंगों से मिलकर तंत्र बनता है। सर आप बता दिए कि अंग में मिलकर के आपका एक पाचन तंत्र बना। फिर जो अंग में जो बने है ना, कि मान लीजिए मेरा माउथ है, ये माउथ किससे बना है, बहुत सारे ना ऊतकों से मिलकर बना है। ठीक, जैसे मेरा मसूड़ा ऊपर पूरा एक है, उस मसूड़े के बाहर एक दांत लगा हुआ है। आप प्रैक्टिकली समझिए, मसूड़ा है, मसूड़े ऊपर दांत लगाओ तो अलग अलग ऊतक से मिलकर बना है। ठीक, तो तब जाकर मेरा मसूड़े और दांत से मिलकर मेरा एक दांत वाला पूरा सिस्टम बना, और जीभ मांसपेशी से मिलकर जीभ बन गया। ठीक, हाँ सर, तो ऊतक से मिलकर क्या बनता है आपका सर, ऊतक से मिलकर आपका अंग बनता है। ठीक, जैसे आपका मुंह बना, जीभ बना। और जो ऊतक है वो आपका सेल या कोशिका से मिलकर बनी होती है। अर्थात सेल और कोशिका क्या, वह सूक्ष्मतम कण, वह शरीर का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे बेसिक कण, जो खाना बनाता है, जो एनर्जी बनाता है, जो सांस लेता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वही बाहर हमारे शरीर से निकल रहा है। हम जो खा रहे हैं उसी के लिए ही खा रहे हैं। हमारे शरीर में अर्थात आप देखेंगे वो इतने सूक्ष्मतम होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अपने हाथ में सुई से एक छेदा करूँ तो उसके अंदर भी 10 लाख या लाखों में सेल हो जाएंगे, लाखों कोशिकाएं होंगी उसके अंदर। मतलब इतनी छोटे होते हैं, सोचिए कि एक सुई के छेदे में कई लाख सेल आ जा रहे हैं मेरे। तो सोचिए कितने छोटे होते होंगे। उतना छोटे छोटे सेल से मिलकर के हमारा क्या बनता है सर, हमारा कोशिका या सेल से मिलकर सर हमारा टिश्यू ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से सर हमारे तंत्र बनता है, तंत्र सर बॉडी बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सर बहुत छोटे 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 जो है इस सेल हैं, इन सेलों से मिल के सर आपका, इन सेलों से मिल के सर आपका क्या बना, ऊतक बना। फिर ऊतकों से, ऊतकों को ऊतक, ऊतकों को ऊतक, ऊतकों को ऊतक मिला, तब आपको सर ये जीभ बन गया। ठीक, फिर जीभ में सर, फिर जीभ से सर ये बाहर दांत हो गया, सर दांत हो गया आपका मान लीजिए ऊपर नीचे। ठीक, ऐसे समझा रहा हूँ। इससे ऐसे आहार नाल हो गया, ये आहार नाल सर स्टमक में, पेट में खाना गया, यहाँ छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, से बाहर निकल गया। ये सब सिस्टम बन गया, पाचन तंत्र बन गया। तो सर सेल से सर ये ऊतक बना, ऊतक सर आपका अंग बना, अंग से सर आपका ये क्या तंत्र बन गया, एक तो पाचन तंत्र। ऐसी बहुत सारे तंत्र से आपका मिलकर ये ह्यूमन बॉडी अंग बन गया। अच्छा ठीक, चलिए आपको ऊपर नॉलेज हो गया तो हम आज समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो आइए उसको देख लें, अध्ययन कर लें थोड़ा। जब आप उसको समझ चुके होंगे प्रैक्टिकली तब तो लिखिए सिलेबस के रूप में क्या क्या हम पढ़ेंगे, देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्या लिखवाना उसको। चलिए हम पढ़ेंगे आपका न्यूट्रिशन या पोषण। अर्थात आप जो फल खाते हैं तो सर विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है, जो आपको पोषण मिल रहा है ना, कैल्शियम आयरन सब मिल रहा है, विटामिन सी ए जो मिल रहा है, सब पोषण का जो स्तर है, क्या क्या खाने से क्या मिलता है, वो सब पोषण वाला न्यूट्रिशन वाले चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपका तंत्र में हमारे हैं, क्योंकि भाई पोषण मिलेगा तब आपका अलग अलग तंत्र के वो जाके काम करेगा। हम आते हैं उसका हम कौन कौन से तंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे तंत्र में हम जो पढ़ेंगे वो है आपका पहला पाचन तंत्र। ठीक सर, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र, ठीक, बताऊंगा क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे आपका कंकाल तंत्र। अब मेरे को, आपको पता है मेरा पढ़ाने का पैटर्न, पहले ऊपर ऊपर सब बताता हूँ, फिर उसके अंदर हम घुसते जाते हैं वन बाई वन करते हुए। कंकाल तंत्र, फिर आप पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ठीक, हाँ सर। फिर आप पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक, फिर आप पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी तंत्र।
इंग्लिश में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आपका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका, इतना हो जाने के बाद आपका प्रजनन तंत्र। लेकिन आपकी बॉडी कितने सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, ह्यूमन बॉडी जो आपका शरीर है वो प्रजनन तंत्र, इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में फिट है, इतने सारे सिस्टम फिट है आपकी बॉडी में, तब जाके आपका बॉडी चलता है। फिर हम पढ़ेंगे आपका कोशिका जैविकी। सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना चाहिए था, मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे लोग भाग जाएंगे पहले ही। कोशिका जैविकी, ठीक। फिर आपका सजीवों का वर्गीकरण, सबसे पहले हमको सजीवों का वर्गीकरण पढ़ना था, उसके बाद हमको कोशिका बायोलॉजी पढ़ना था। सही सीक्वेंस ये है, मगर मैं आप लोगों को इधर से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो उससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाएंगे। सजीवों का वर्गीकरण, ठीक। फिर आपको पढ़ेंगे इसी में हम विषाणु और जीवाणु, वायरस एंड बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु और जीवाणु, वायरस एंड बैक्टीरिया। फिर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। चिंता मत कीजिए, आपको दिखाऊंगा सब में क्या क्या होता है, ठीक। चलिए यहाँ लिखेंगे पोषण में, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, आपको पता चल गया, ठीक। उसके बाद हमको जो पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रसंचरण तंत्र बोलेगा तो आपको लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, LATORY, सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम को ऐसे लिख रहा हूँ मैं ऐसे शॉर्ट में, ये ऐसे मतलब सिस्टम, ठीक। स्केलेटन, कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक। प्रजनन तंत्र मतलब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये प्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव देख लेते हैं अगर आप लोगों के लिए। रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोशिका के लिए सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी याद रखेंगे, सेल बायोलॉजी, ठीक। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सजीवों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। ऑर्गेनिज्म सजीवों के लिए ऑर्गेनिज्म। विषाणु और जीवाणु वायरस एंड बैक्टीरिया, VIRUS, वायरस एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। वनस्पति का आपका बॉटनी, बॉटनी हो गया, क्लियर हो गया। तो इतनी सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो देख लीजिए आपके लिए क्या क्या सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस है जिसका अध्ययन हम करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना चाहिए वो सजीवों का वर्गीकरण है, या बायोलॉजी के अंतर्गत जो जीव जगत का वर्गीकरण है वो। उसके बाद हम देखते हैं कोशिका जैविकी देखते हैं, उसके बाद फिर हम जंतु में घुसते हैं, तो जंतु पूरे सब चीज़ पढ़ते हैं, पेड़ पौधे का, वनस्पति में वनस्पति का पूरा नॉलेज लेते हैं।
तो ये पूरा जंतु विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा। ये 2 हिस्से हो गए, आप समझ जाएंगे। चलिए, तो इसके पश्चात आप समझेंगे आपको पढ़ना क्या है। अब आपको एक बार दिखाता हूँ पाचन तंत्र क्या क्या होता है, आपको सबको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ कि आपको एक बार ओवरऑल इमेज हो जाए। सबसे पहले अब हम देखेंगे, चलिए न्यूट्रिशन से दिखाता हूँ आपको। न्यूट्रिशन मतलब पोषण स्तर, अर्थात आप जो खा रहे हैं फल फूल सब्जी भाजी, उससे आपको क्या पोषण मिल रहा है, क्या आपका पोषण हो रहा है, किस क्या चीज़ आपको उससे मिलता है। जैसे भाजी खाने से आयरन मिलता है ना, संतरा खाने से विटामिन सी मिलता है, तो वो सब आपका पोषण स्तर है। ठीक, तो मैं आपको उसका इमेज दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग बैठे रहे। ठीक, देख लीजिए न्यूट्रिशन चार्ट में, ये सब न्यूट्रिशन चार्ट है। ठीक, अगर आपको न्यूट्रिशन में सब चीज़ खाना होता है, तो रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ। कुल मिला के सर फल फूल सब्जी मांस मटन मीट मछली जो हम खाते हैं उससे हमारे बॉडी को क्या क्या चीज़ मिलता है, हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी है वो मिलता है, विटामिन सी ए आयरन वायरन कैल्शियम वो सब चीज़, तो वही आपका न्यूट्रिशन है। तो आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, ये आपका न्यूट्रिशन हो गया। तो चलिए इस इमेज को ले लेता हूँ आपके लिए मैं न्यूट्रिशन के लिए, इसको ले लेते हैं। चलिए ये आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अब रियल मायने में जानेंगे कि वजह से आपको पता है कि सर पालक भाजी खाने से लाल भाजी खाने से सर अब भाजी में आयरन बहुत होता है, तो आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है ना। तो चलिए आपको लिखाते जाता हूँ मैं अगले पेज पे। यहाँ लिखिए न्यूट्रिशन, ठीक, पोषण। इमेज दिखा रहा था कि उस इमेज से आपको कोई चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, पोषण न्यूट्रिशन के नीचे ये इमेज देखिए ताकि आपको स्पष्ट रहेगा कि हाँ पोषण न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है। ठीक, चलिए आपको फिर अब मैं दिखाता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, सब सिस्टम का आपको इमेज बताता हूँ मैं, तो लिख लेंगे आप ताकि आपको एक बार आपको ऑटोमेटिक सब नॉलेज हो जाए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, ठीक, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि इसमें हम पढ़ते किस चीज़ में, क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आपको शरीर की न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलती है वो आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पाचन तंत्र सिस्टम के अंदर कौन कौन से हिस्से आते हैं। ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर पाचन तंत्र, और लिख देता हूँ हिंदी में, दिक्कत नहीं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी इंग्लिश में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, देखिए माइक का थोड़ा इशू है, जब मैं उधर पलट के लिखाते समय बोलता हूँ ना तो वो स्पष्ट नहीं आता है। जब सामने आपके ऐसे देखते हुए आपको बोलता हूँ मैं तो वो स्पष्ट आता है मेरा आवाज़। तो उसको आप थोड़ा जो चित्र बना रहा हूँ बोल रहा हूँ बार बार, उससे आप टैली करते हुए चलिएगा। ये सब माइक का इशू आवाज़ का इशू सब चीज़ बहाना मत बाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ही कुछ बनना है जीवन में, है ना। चलिए, तो जब हम आपके लिए तो मेहनत कर सकते हैं इतनी गर्मी में बिना एसी बिना पंखे के जब हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपका फर्ज तो बनता ही है कुछ ना कुछ, है ना। इसलिए आप भी अपना फर्ज अदा कीजिए और मैं भी अपना फर्ज अदा करूँ, तभी तो मिलके सब चीज़ बनेगा। ठीक, हाँ सर, चलिए हो गया। तो आते हैं, तो पाचन तंत्र में देख रहे हैं कि माउथ का जिक्र है, मतलब सर माउथ पाचन तंत्र का हिस्सा है, हाँ है सर। फिर स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब जो लार ग्रंथि है वो इसका हिस्सा है, हाँ सर है सर। फिर जो ईसोफेगस है वो इसका हिस्सा है सर, ईसोफेगस मतलब आहार नाल, हाँ है सर। फिर स्टमक लिखा है सर, स्टमक देखिए सर छोटे से हिस्से को लिखा है पेट के अंदर, इसको हम पेट समझते हैं इस हिस्से को, तो बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत सर, हाँ सर। तो स्टमक है इसके अंतर्गत सर। फिर इसका पैंक्रियाज का कुछ मतलब है, कुछ हेल्प है पैंक्रियाज का, लार ग्रंथि का कुछ हेल्प है, लीवर गॉल ब्लैडर का कुछ हेल्प है। लीवर मतलब सर आपका यकृत, है ना। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, है ना। स्टमक मतलब आपका पेट, पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय। फिर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, रेक्टम मतलब जहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है, एनस मतलब जहाँ से मल हमारा बाहर आता है। ठीक, अपेंडिक्स जाते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, वो बड़ी आंत का हिस्सा है, कहाँ से जुड़ा होता है, क्या उसका काम है, सब आपको बताऊंगा मैं। तो हम पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको ये सब चीज़ पढ़ना है, हाँ सर पता चल गया। ठीक, चलिए आपको एक बेसिक नॉलेज होते जाएगा, मैं जैसे जैसे देते जाऊंगा। फिर लिखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, चलिए वन बाय वन खुद ही ले आता हूँ इमेज लिख कर।
नर्वस सिस्टम। ठीक, जो मैं इमेज खोज रहा हूँ ऐसा नहीं दिख रहे हैं तो आपको उससे स्पष्ट बता पाता, इसलिए चलिए फिलहाल अभी कोई भी इमेज रख देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो सके। ये जाल जैसा दिख रहा है पूरा, है ना, ये आपका नर्वस सिस्टम समझिए आप। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, आपको समझा दूंगा मैं जब समझाना होगा। तो फिलहाल इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इमेज को ले लेते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। ठीक, चलिए, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक सर, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो आपका ब्रेन और उसके साथ जो रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके चारों ओर जो ये जाल जैसा आपको दिख रहा है पूरे बॉडी में फैला हुआ, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, जो आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे सुई चुभती है तो तुरंत आपको कोई चीज आप कांटे पे पैर रख दिए तुरंत आपका पैर वापस चल जाता है। आप गलती से किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिए तुरंत आपका हाथ वापस आ जाता है। तो ये पेरिफेरल है। जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, दो नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पेरिफेरल मतलब परिवहन आपका, मतलब कि सेंट्रल को छोड़ के बाकी शरीर में जो फैली हुई है वो आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबको कंट्रोल करता है और पेरिफेरल पूरी बॉडी में हर जगह फैली हुई है। ठीक, तो जैसे आप गर्म चीज पे हाथ रखते हैं तो तुरंत वहां से हमारे दिमाग सिग्नल जाता है कि गर्म चीज पे हाथ रख लिया है, और तुरंत हमको सिग्नल आता है कि हाथ वापस खींचो, तो इसलिए हम झटके से हाथ वापस खींच लेते हैं। सोचिए ये प्रोसेस कितना फास्ट होता है कि आप किसी गर्म चीज पे हाथ रखे, वहां से सिग्नल गया दिमाग पे, दिमाग बोला वापस वहां भेजा रिसेप्टर को कि भाई तुम वहां से अपना हाथ वापस हटाओ, हमारा हाथ वापस हटा लिए। इतना टाइम लगता है क्या, जितना मैं बोला नहीं लगता ना। सोचिए कितना फास्ट होता होगा इससे काम, है ना। तो सब चीज आपका तंत्री कंट्रोल करता है। दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दिमाग, और जो मेरुरज्जु है रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत जो तंत्रिका गुजरती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो तंत्रिका गुजरती है वो आता है आपका। ठीक है, हाँ सर, चलिए हो गया, हाँ सर, समझ गए होंगे आप। आते हैं नेक्स्ट पे, फिर आपको और जो तंत्र है वो सब का नॉलेज देता हूँ मैं अभी, ताकि आपको एक बार ऊपर नॉलेज हो जाए। फिर हम तो अंदर प्रवेश करेंगे ही, और अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ सर, फिर लिखेंगे आप सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, देखिए ये अब देखिए सर, दिख रहा है दिल है इसके बीच में सर, दिल से सर लाल और नीला दो तो धागा दिख रहा है, लाल में शुद्ध रक्त जाता है, नीले में अशुद्ध रक्त जाता है सर। धमनी और शिरा दिखाया गया है सर, हाँ सर, ठीक है। तो सर धमनी, शिरा और हृदय जो शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है, वहां से शुद्ध खून पहुंचा रहा है, अशुद्ध खून वापस हृदय तक ला रहा है, फिर फेफड़े तक पहुंचा रहा है, फेफड़े से फिर उसका फिल्टर होके सब काम हो रहा है। तो सब जो पूरा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका परिसंचरण तंत्र में आता है। ठीक, तो याद रखेंगे आप, हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, हाँ सर, लिख देता हूँ यहाँ पर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र या हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, चलिए फिर हम आते हैं
स्केलेटन सिस्टम पढ़ाता हूँ आपको मैं, मतलब बता रहा हूँ स्केलेटन सिस्टम। ये है आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक, स्केलेटन मतलब जो आपका कंकाल तंत्र है, जो हड्डी वाला तंत्र है, उसका बात हो रहा है कि आपके कंकाल, आपके हड्डी में क्या क्या हिस्सा होता है। ठीक है, इसी को देखिए। अभी फिलहाल तो इसके अंदर हम जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, ये आपका स्केलेटल सिस्टम है। ठीक, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो सर के ऊपर का हड्डी है, सामने वाले इसको क्रेनियम कहते हैं, है ना। इसको वर्टेब्रा बोलते हैं, गले के पास का जो हड्डी है। इसको रिब्स बोलते हैं, जो पसली, इसको रिब्स बोलते हैं। यहाँ जो वी शेप की हड्डी है, इसको स्टर्नम बोलते हैं, है ना। ह्यूमरस किसको बोलते हैं? हाथ वाले को ह्यूमरस बोलते हैं। घुटने वाले को पटेला बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे आता है, जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो फीमर ही है, एक ही हड्डी है सबसे लंबी है, इसलिए फीमर जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सब पढ़ते हैं ना आप? हाँ सर। तो ये टांग की हड्डी को फिबुला बोलते हैं। टेलस होता है, सब होता है। टिबिया बोलते हैं, टांग की हड्डी को फिबुला बोलते हैं। आगे वाली को टिबिया, पीछे वाले को फिबुला। सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। रेडियस, अल्ना, है ना, सब आपको पढ़ लेंगे। ठीक, मैं बताऊंगा कौन से रेडियस है, क्या अल्ना है, फिलहाल आप समझने के लिए। ये आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया। हाँ सर, इसको बोलेंगे आपका कंकाल तंत्र। ठीक, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। ठीक, चलिए इसका दौर लिखा दो आप लोगों को मैं 1 बाय 1। आप देखेंगे अपनी बॉडी में इतना सारा सिस्टम फिट है, तब आपको लगेगा कि यार खतरनाक चीज है। जिसको पढ़ने में हमको ऐसा लग रहा है, वो हर दिन हमारे बॉडी में उतना सारा चीज काम कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक, फिलहाल तो जो कंप्लीट नहीं है मगर समझने के लिए ठीक है आप लोगों के। चलिए, सबसे बड़ा दिक्कत यही है, पता है, क्योंकि देखिए गूगल में भी जब सर्च मार रहा हूँ तो जो सही मायने में पूरा दिखाना चाहिए वैसा इमेज नहीं मिलता है। इसलिए कोई टीचर भी उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाता इन चीज़ों को। मगर मैं पढ़ाऊंगा, ये जो चित्र गूगल में नहीं मिलेगा अपने हाथ से बना के पढ़ाऊंगा, मगर पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। तो हम आते हैं इसके बाद, क्या है? श्वसन तंत्र है ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ठीक, हाँ सर। फिर आगे हम और देख लेते हैं इसके बाद। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र। जैसे आपका यूरिन वगैरह बनना है, यूरिन का बाहर निकल जा, है ना। आपको पता है कि भाई यूरिन का बाहर निकलना इतना जरूरी है कि अगर नहीं निकलता है तो किडनी की डायलिसिस करानी पड़ती है। सब देखते हैं आप, क्योंकि पूरा अशुद्धि उसी से बाहर जाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इमेज आप सबसे ज्यादा देखते हैं, उसी को ले आता हूं मैं। ये इमेज ठीक है, ये ठीक है। ठीक, चलिए कोई सा भी लिखाता हूँ फिलहाल तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ठीक, ह्यूमन का है। कट अगले पेज में ले लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, ठीक है, हाँ सर। चलिए, और आगे आपको सबका भी इमेज दिखा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है ना। फिर एंडोक्राइन सिस्टम भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम कौन कौन से हैं आपके देख रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी ग्लैंड से पढ़ते हैं, तो हो गया आपका, तो हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक,
तो लिख लेंगे आप इसको अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, फिर लिखेंगे आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा दूं, जो बहुत हमारे बच्चों का फेवरेट होता है, क्योंकि बचपन में उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता और बच्चों को ही पसंद होता है मगर पढ़ाई नहीं जाता है ना। तो लेता हूं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ये पढ़ाया जाएगा आपको, स्पष्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं, आप सबके सब व्यस्त हो चुके हैं, तो आप सबको भाई खुल के बताया जाएगा एक चीज़ कैसे काम करता है, क्योंकि जब आपको सही नॉलेज होगा तभी आपको इसका सही वैल्यू, सही कीमत, सही मत तो पता होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए करके। ठीक है, चलिए तो लिखाते हैं, क्या है आपका ये प्रजनन तंत्र। बच्चे बोलेंगे सर सबसे पहले यही पढ़ा दो, है ना, हमारा ऐसा नहीं है, सब सिस्टम तरीके से पढ़ाएंगे। फिर आपका सेल बायोलॉजी ले आते हैं। अब आपका सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ठीक, इसी को समझ के चलिए, बाकी तो फिर अलग अलग है, वैसे तो पीछे वो वाला ठीक था। ये ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों आप इसमें पढ़ेंगे, ये आपके लिए ठीक है। ठीक, ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, ये आपका प्लांट सेल है, आपका पेड़ पौधों की कोशिका है। ठीक है, वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका है। ठीक, ये आपका सेल बायोलॉजी, देखते हैं इसको कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी। ठीक, कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी, कोशिका जैविकी सेल बायोलॉजी। ठीक, फिर आपको पढ़ाता हूँ मैं, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग होता है हालांकि इसमें, और ये विटकेयर वाला दिखा रहा है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन दिखाते हैं। चलिए अब फिलहाल ये देखिए, फिर तो अगर प्लांट वाला भी होता है, वो वाला भी होता है, और आपको समझने के लिए फिलहाल इसी को आप देख के चलिए। ठीक, ये आपका सजीवों का वर्गीकरण। ठीक, सजीवों का वर्गीकरण, और ये चार्ट बनाया हूँ, जैसे मैं सो खोज के सब चार्ट आप भी एक बार देखिएगा, उस चार्ट से ही पहले क्वेश्चन बन जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो हिस्से होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। तो पूछता है यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक में या यूनिकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव हैं वो आते हैं आपके यूकैरियोटिक में। उसमें भी कौन से दिखेंगे, उसमें भी आते हैं और इसमें दिखेगा। ये मल्टी सेलुलर किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में। ठीक है,
ये प्रोटेस्टा जगत जो है वो किस में आता है, यूकैरियोटिक में आता है, यूकैरियोटिक के भी किस में आता है, यूनिसेलुलर में आता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इस चार्ट से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए समझाने के लिए सब चीज था आपका। तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे है ना, और फिर वायरस एंड बैक्टीरिया तो आपको पता ही है भाई। ठीक, वायरस एंड बैक्टीरिया, कोरोना वायरस तो देख ही रहे हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया, इससे अब समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक, ये दिख रहा है कार्टन में कोरोना का संरचना आप देखते हैं ना, ऐसा होता है। तो सर पक्का वायरस ही का होगा सर, हाँ तो ये वायरस का ही चित्र है वो। ये लीजिए, क्लियर हो गया, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है। इतना आपको समझने के लिए हम इसके अंदर सब चीज का अध्ययन करेंगे। इसके ऊपर जो कार्टन हुआ निकला है वो प्रोटीन से बना हुआ है ना, उसी में चेंज कर लेता है कोरोना। तो बोलते हैं कि भाई न्यू म्यूटेशन कर लिया। ठीक है, हाँ सर। चलिए, आपको पहली बार वायरस और उसका स्ट्रक्चर में समझ में आया होगा कि भाई क्यों कोरोना का इमेज ऐसा ही क्यों है ना, आपको समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक, तो आपका जीवाणु और विषाणु हो गया यहाँ पर। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु। ठीक है, विषाणु हो गया। ठीक, और आपको है लास्ट में बॉटनी। तो बॉटनी तो आपको पता ही है भाई, फिर भी कुछ इमेज दिखा दूं ताकि आपका ध्यान रहे। तो ये सब चीज बॉटनी में हम ये सब चीज का अध्ययन करते हैं कि कैसे उग रहा है, कैसे पेड़ बन रहा है। ठीक, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। हालांकि उसमें फूल कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, हम सब चीजों का अध्ययन करते हैं वहां पर। इसको लगाता था बस ध्यान के लिए। ठीक है, चलिए हो गया आपका बॉटनी। ठीक, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इतनी सारी चीजों का अध्ययन हम आपके बायोलॉजी में करेंगे, तब जाके आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट होगा। एनिमल सेल हम पढ़ा देंगे आपको, प्लांट सेल पढ़ा देंगे, सब क्लासिफिकेशन पढ़ा देंगे, एक चीज पढ़ा देंगे। तो आपको इस तरीके से हम सब चीज कंप्लीट करा देंगे। हम सबसे पहले आएंगे आपके ह्यूमन बॉडी पे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको लेके आता हूँ उसके ओर कि आपका पोषण, आप क्या क्या खाते हैं उससे आपको क्या क्या मिलता है, फिर पाचन तंत्र की आपका खाना कैसे पचता है, तंत्रिका तंत्र की आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कैसे किस सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं। हाथ मिलाना है तो यही हाथ आगे जा रहा है, कोई सामान उठाना तो मुट्ठी बंद हो रही है। सब तंत्रिका तंत्र का ही कमाल है। उसमें स्केलेटन सिस्टम का भी योगदान है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा है वैसे स्केलेटन जो हड्डी का तंत्र इसके बेसिस पे ही ऐसे खड़ा है, नहीं तो ये पूरा मांस का लूदी जैसा बन जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड कैसे शरीर के सभी अंगों में पहुंच रहा है, ये सभी पोषण जो है जो हम खा रहे हैं उसमें जो मिल रहा है उस खून के माध्यम से कैसे सभी अंगों तक पहुंच रहा है, सभी सेल तक पहुंचता है। तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र में हम पढ़ते हैं कि हम सांस लेते हैं तो कैसे सांस हमारे श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से हमारे खून में जाता है, खून से हमारे सेल तक जाता है, सेल उसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। खाना बना के जो वहाँ जल के जो धुआं निकला ऐसे समझिए आप, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा खून लेकर के आता है। तो जो लेके आ रहा है, जो लेके जाता है ऑक्सीजन हम लिए तो वो लाल दिख रहा है खून, और फिर जो वहाँ से वापस लेके आता है नीला धुआं वाला लेके आता है तो उसको बोलते हैं भाई अशुद्ध रक्त है, उसको फिर हम फेफड़ा से बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी में, श्वसन तंत्र में। उत्सर्जन तंत्र में हमारा जो मूत्र बन रहा है, मूत्र का हम देखेंगे कि भाई किडनी है, जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करना पड़ता है ना, बताया आपको कि भाई खून में शुद्धि चल जाता है, जिससे आदमी जल्दी मर जाता है। इसलिए कि डायलिसिस किडनी का क्या रोल है एक्सक्रीटरी से उत्सर्जन तंत्र में, हम कैसे मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, मूत्र कैसे बनता है, उत्सर्जन होना कितना जरूरी क्यों है कि उसके बिना आदमी किडनी खराब हुआ तो भाई आदमी को डायलिसिस कराना पड़ता है और आदमी फिर बहुत दिन नहीं जी पाता है। अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी आपके वो पोर्शन पार्ट है, उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्या क्या निकलते हैं, रस उसमें से कौन कौन से रस निकल रहे हैं, उन रसों से क्या क्या होता है। ठीक है, फीमेल वाले कौन से हैं, मेल वाले कौन से हैं, सब चीज़ें।
फिर प्रजनन तंत्र हम देखेंगे, प्रजनन तंत्र में कैसे भाई प्रजनन होता है, कैसे स्पर्म बनता है, कैसे भाई आपके अंडाणु बनते हैं, कैसे बीजाणु बनते हैं, कैसे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। कहाँ पे भाई महिलाओं का जो है पीरियड, मासिक चक्र कैसे, मतलब पीरियड्स कैसे आता है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्यों आना वो जरूरी है ना। कैसे वो उनके दो ओवरी, दो अंडे होते हैं तो एक बार एक महीने आता है, फिर दूसरे में आता है। जो मेल के होते हैं उनके जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म कैसे बनते हैं, है ना। आप देखेंगे कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर वाला बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, या फिर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आजकल जो अभी न्यू मैरिड कपल शादी हो रहे हैं उन सब में देखेंगे अब बच्चे पैदा होने में बहुत दिक्कत आ जा रहा है, क्योंकि आजकल का खान पान सब ऐसा है, सोने उठने का टाइमिंग उतना गड़बड़ आ गया है कि हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे प्रजनन तंत्र पर दिखता है। इसलिए आजकल देखेंगे आप कि जो न्यू मैरिड कपल है उनके में बच्चे होने में बहुत दिक्कतें जा रही हैं। तो वो सब चीज़ के बारे में आप जानेंगे तब आप उसको सुधारेंगे तो आपके समय वो दिक्कतें नहीं आएंगी, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो हम प्रजनन तंत्र में पढ़ेंगे। फिर आपको कोशिका जैविकी आप देखेंगे सर, कोशिका जैविकी में सर एनिमल कोशिका, प्लांट कोशिका, एनिमल सेल, प्लांट सेल हम देखेंगे। सर सजीवों का वर्गीकरण बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है ना। यूकैरियोटिक में फिर यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। सर इंसान जो है ये प्रोकैरियोटिक में आएंगे कि यूकैरियोटिक में आएंगे। मानव क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो बताएंगे यूकैरियोटिक, उसमें यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। तो मल्टीसेलुलर है क्योंकि हमारे बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं, ठीक है। विद सेल है, विदाउट सेल है, तो विद सेल है सर हम लोग, ठीक है, वो सब चीज, ठीक। चलिए फिर आपको देखिए जीवाणु विषाणु में क्या अंतर होता है, दोनों का भी कैसे, वायरस अभी जो है कोरोना वायरस, तो सब विषाणु से आपको क्वेश्चन बनेगा ही। फिर वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे कि कैसे एक बीज से, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कैसे बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ निकल फिर कैसे बढ़ता है, कैसे अपना खाना बनाता है, खाने को कहाँ स्टोर करता है, किस रूप में स्टोर करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, कैसे ऑक्सीजन को निकालता है, कैसे पानी निकालता है, सब चीज हम पढ़ेंगे। तो सब चीज इसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं तीन चीजों का हम अध्ययन करेंगे और आपको बहुत रोमांचक तरीके से मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि बायोलॉजी में आपका एक भी डाउट जाने वाला है, ठीक। तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको बताएं कि इसके बाद हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है आपका पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में आपको कुछ चीजें मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ मैप से फिर अलग से बता के यहाँ बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम आपका पाचन तंत्र कंटिन्यू करेंगे। तो आ जाइए सर, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आप देख रहे हैं सर एक तो यहाँ लिखा हुआ है सर माउथ, लिखा हुआ सर या माउथ, मतलब पाचन तंत्र माउथ आता है, हाँ सर आता है। सर ईसोफेगस मतलब माउथ मतलब मुंह होता है, तो आपको पता है सर मुंह आएगा, ठीक है सर। सर ईसोफेगस मतलब आहार नाल होता है, तो ये जो पाइप दिख रही है यहाँ पे नली जैसी, ये आहार नाल ही आती है, हाँ सर ईसोफेगस मतलब आहार नाल आती है सर। फिर सर आपको स्टमक दिख रहा हो, स्टमक सर, स्टमक तो जो जे शेप का बना हुआ है, पीछे नहीं दिख रहा हो, ठीक से बता रहा हूँ मैं, पीछे बनाऊंगा मैं हाथ से तो आपको समझ में आएगा। तो स्टमक उसके अंदर आता है सर, पाचन तंत्र में हाँ आता है सर। फिर यहाँ लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज लिखा है, इसका क्या मतलब है, और यहाँ स्लाइवरी ग्लैंड को गोला नहीं किया, इसका क्या मतलब है मैं बता दूंगा सर। फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है क्या सर, हाँ है सर। फिर आपका रेक्टम जो है जहाँ पे आपका मल जाके जमा होता है, और एनएस जहाँ से मल बाहर होता है, ये सब आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है क्या सर, हाँ है सर, ठीक। आप देख रहे हैं कि पाचन तंत्र में क्या क्या हिस्सा है सर, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है, ठीक। बाकी सर स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर या गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और अपेंडिक्स आप क्यों नहीं किए हो गोला, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया हूँ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, पाचन तंत्र में वो भी आते हैं, उनका भी यूज है, मगर वहाँ ये गोला क्यों नहीं किया हूँ आपको मैं अपने हाथ से मैप बना के बताता हूँ, ठीक। आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हम नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सर ये आपका हो गया माउथ, ठीक, ये हो गया आपका माउथ। जब ये मुंह से खाना खा लिए, वो यहाँ से इसोफेगस आहार नाल से नीचे आया सर, आहार नाल से नीचे आया सर, ये ऐसा जे शेप का सर आपका स्टमक है सर, मतलब पेट है, ठीक है सर। ये पेट से जो निकलेगा है सर, ये फिर इसी से इस तरह से जुड़ करके ये छोटी आंत है, छोटी आंत से जुड़ करके आपका ये आपका आहार ना बड़ा वो बनेगा, बड़ी आंत, ये आपका बड़ी आंत बन गया, ठीक। ऐसे बता रहा हूँ सब समझिए। बड़ी आंत जब बना तो ये बड़ी आंत बना, यहाँ पे फिर आपका ऐसे करके थोड़ा इसको, ठीक। यहाँ पे आपका एनस वो आगे रेक्टम, मल, मल गुहा, यहाँ पे आपको मल आगे आपका जो वेस्ट पदार्थ है, जो आपकी मल है, जो आप खाना खाए मल है जो आपका, ठीक है, जो आपका स्टूल है मल है, वो आगे यहाँ पे जमा होता है, फिर यहाँ से
एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक ठीक। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ इसके ऊपर, माउथ के ऊपर। तो आइए पहले माउथ को बता दूं। सर माउथ है, माउथ में सर हमको दो चीज पढ़ना हुआ है, अर्थात माउथ में आपकी क्या क्या है सर, एक तो आपका जीभ है सर, एक आपका दांत है सर। तो इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे सर, आपका जीभ पढ़ेंगे, फिर दांत पढ़ेंगे। जीभ भी पढ़ेंगे, दांत भी पढ़ेंगे, ये क्या है सर? इसे क्वेश्चन बनता है? बनता है, चलिए आप ही बता दीजिए। वयस्क शरीर का दंत सूत्र क्या है? व्हाट इज द टीथ फॉर्मूला ऑफ एल्डर ह्यूमंस करके बताइए। पता है आपको दंत सूत्र, टीथ फॉर्मूला? नहीं ना, बस ये वाली बात है। क्वेश्चन आते हैं। जीभ में स्वाद का अनुभव कहाँ से होता है? जीभ के अग्रभाग से, जीभ के पश्चिम भाग से, जीभ के निचले भाग से? बताइए, ये क्वेश्चन आता है। तो जीभ और दांत से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता चल गया? हाँ सर, फॉर्मूला। और बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे बनता है। जीभ और दांत मुंह से बनेगा, ठीक। हाँ, फिर यहीं पे मुंह में ही आप देखेंगे, हम जब खाना खाते हैं लार आता है, तो लार आता है तो देखिए ये जो पूरा सिस्टम बताया ना, मुंह, आहार नाल, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये पूरे को आप बोलेंगे सर कि पाचन तंत्र का जो एक बोलते हैं आहार नाल बोलेंगे पूरा, है ना। ये आपको आहार नाल दिख रहे हैं, ये पूरा एक ही सिस्टम से बना हुआ है, मतलब एक ही पाइप में पूरे सब कनेक्टेड है, समझिए। ये तो एक ही पाइप में कनेक्ट है, आपका मुंह, आपका आहार नाल, आपका स्टमक, आपका छोटी आंत, आपका बड़ी आंत, रेक्टम और एनस, ये सब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। मतलब मान लीजिए एक ऐसी पाइप है, इसको ही मैं घुमा के ऐसे ऐसे करके अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा बना दे रहा हूँ, एक ही पाइप है ना वो। तो वैसे ही कि एक ही पाइप से सब चीज का संरचना बना हुआ है, और इसमें मुख्य पाचन इसके अंतर्गत ही होता है। और पाचन में सहायता करने में जो मदद करते हैं, तो मुख में जो सहायता करता है वो आपका है लार ग्रंथि, आपका स्लाइवरी ग्लैंड। तो याद करेंगे आप, जो पीछे स्लाइवरी छोड़ा था, क्यों छोड़ा था सर? इसलिए क्योंकि वो सर सहायक है, वो सहायता करता है। अच्छा, फिर इससे जुड़ा हुआ आहार नाल। मुख में ही पाचन चालू कहाँ से हो जाता है? मुख से पाचन चालू हो जाता है। क्वेश्चन याद रखेंगे, सबके सब स्टमक पेट से समझते हैं, वहीं पाचन जो है मुंह से ही चालू हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है सर। ये आहार नाल से सर आपका यहाँ पे स्टमक जुड़ा हुआ है, ये स्टमक है, पेट, ठीक सर। स्टमक पेट है, तो ये इसका सेकंड हिस्सा। आहार नाल कोई पाचन होता है? आहार नाल में कोई भी पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ खाने को मुंह से स्टमक पेट तक पहुंचाता है, ठीक। ये स्पष्ट हो गया। फिर आहार, इसमें खाना का रहेगा, यही HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, जो खाने को पचाएगा, जलाएगा, ये सब चीज देखेंगे। कहाँ पे आपका खाने में हम मेनली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। तो तीनों में से किसका कहाँ पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा माने फैट का, है ना। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ठीक। हम समझाऊंगा आपको आगे में, इसमें फिलहाल समझिए। यहाँ से यहीं से आपको छोटी, जो छोटी नली है, छोटी मतलब छोटी आंत, वो जुड़ा हुआ है। छोटी आंत के तीन हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। तो तीन हिस्से होते हैं, समझिए, ठीक। ये छोटी आंत समझिए, ठीक। छोटी आंत जाके जुड़ जाती है आपका बड़ी आंत से, समझ में आया बात? इससे जुड़ी होती है बड़ी आंत से। ये बड़ी आंत हो गई। तो ये जो पूरा है मुख्य आहार है, तो सर यहाँ पे जो हेल्प करने के लिए होता है वो आपका स्लाइवरी ग्लैंड होता है, या लार ग्रंथि होता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड, जो लार ग्रंथि था, ठीक, लार ग्रंथि वो यहाँ पर था। तो मुख्य पाचन का जो हिस्सा है वो ये है, इसको स्लाइवरी ग्लैंड को छोड़ दीजिए। अब इसमें सहायता करते हैं वहां पे, ये आपका यकृत है यहाँ पर, ऐसा करके, ऐसा। यहाँ पे उसी यकृत में यहाँ पे आपका पित्ताशय जुड़ा हुआ है, पित्ताशय थैली और पित्ताशय रस। तो आपको छोटी आंत से जहाँ जुड़ता है वहीं पे आके अपना रस छोड़ता है। तो ये इसकी सहायता करने वाले, तो ग्रीन से बनाता हूँ, जो सहायता करने वाले उसको ग्रीन से बनाता हूँ मैं, ताकि आपके लिए स्पष्ट रहेगा। तो मुख्य पाचन तंत्र इसमें होता है, किसमें सर? जीभ में। इसको येलो से लिख दूं, जो मुख्य पाचन तंत्र है सर। मुख में, अर्थात मुख लीजिए, मुंह लीजिए, लिख दीजिए मुख में। फिर आपका ये आहार नाल, आहार नाल है मुख्य पाचन तंत्र का जो हिस्सा है, आहार नाल। सर स्टमक, स्टमक या पेट। सर छोटी आंत, ये जो अंदर घुमा हुआ सर ये है आपकी छोटी आंत है, तो लेते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। सर बड़ा सा जो है यहाँ पे सर वो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। सर ये आपका सर रेक्टम,
मलगुहा, तो लिखो हिंदी में लिखो रेक्टम मतलब मलगुहा, तो मलगुहा या रेक्टम। और जहाँ से बाहर निकलता है मल वो आपका है एनस या मलद्वार, एनस या मलद्वार। इतने जो है आपके मुख, आहार नाल, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलगुहा, मलद्वार, ये आपके आहार नाल के मुख्य हिस्से हैं। ये आपके खाना मुख्यतः इसके अंतर्गत ही गमन करता है, इसके अंतर्गत ही आपका खाना जो है पचता है, पूरा सिस्टम के थ्रू जाता है और इसमें से जो पोषण है फिर आपको निकाल लिए जाते हैं केपिकाई द्वारा, कैपिलरी द्वारा, वो सब आपको बता दूंगा मैं, ठीक। अब इसमें जो हेल्प करते हैं उन हेल्प में आप देखेंगे जो पाचन में हेल्प करेंगे, यहाँ पे जो हेल्प करेगा वो आपका लार ग्रंथि, ग्रीन से लिखूंगा, वो हेल्प करने वाला है लार ग्रंथि। यह सर आपके यकृत है, सर यकृत में आपका पित्ताशय होता है, पित्ताशय सर आपका पित्ताशय थैली से पित्त रस ऐसे छोटी आंत में आके मिलता है, तो यहाँ ये लिखेंगे यकृत, और पित्त आपका पित्ताशय, ठीक। अपना जो रस देते हैं पचाने के लिए खाने में, या छोटी आंत की शुरुआत में, वो यहाँ पे मदद करता है। यहाँ पे आपको देखेंगे पत्ती नुमा ऐसा करके अग्नाशय रहता है, अग्नाशय, और ये भी अपना रस जो है यही छोटी आंत के पास यहीं पे देता है अपना रस खाने को पचाने के लिए। देखेंगे अग्नाशय होता है, पत्ती नुमा संरचना होती है, ठीक, ये अग्नाशय है। तो ये अग्नाशय जो है ये भी आपको खाना पचाने में मदद करता है, तो इसको लिख देता हूँ अग्नाशय को मैं यहाँ पर, अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रीन से है ये आपके खाना पचाने में मदद, मतलब कुछ सहायक रस, उसमें कुछ ना कुछ रस जाके छोड़ते हैं, जैसे लार वहाँ पे लार जाके छोड़ता है, पित्ताशय अपना पित्त रस जाके छोड़ता है, अग्नाशय में अग्नाशय रस छोड़ता है, ये कुछ ना कुछ रस छोड़ते हैं जिससे खाने का पाचन अच्छे से हो सके या पूर्ण हो सके, ठीक। बाकी जो मुख्य आहार होता है इसमें अंतर्गत होता है, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं आपको ये बता चुका हूं मैं, हाँ सर बता चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब आपको चालू करेंगे हम पाचन तंत्र, ये आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज की क्लास को मैं समाप्त करते हैं, आज सबसे अलविदा लेता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, ठीक।